दोस्तों आजकल एंटी माइक्रोबियल यानी कि एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं उसका सेवन बहुत ही आम हो गया है। जैसे ही हमें सर्दी जुकाम या ऐसी कोई भी बीमारी जो बैक्टीरिया या जीवाणुओं की वजह से होती है, हमें महसूस होता है कि हम बीमार हो रहे हैं, हम तुरंत ही एंटीबायोटिक, कभी कभी तो बिना डॉक्टर की सलाह के भी हम एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर इन एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति भी एक प्रतिरोधक क्षमता जो है उत्पन्न हो जाती है। यानी कि लंबे समय में क्या होगा कि अगर आप लगातार ऐसी एंटीबायोटिक दवाएं खाते रहेंगे तो फिर बहुत स्ट्रांग डोज भी शरीर पर कोई भी फायदा नहीं दे पाएगा, कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। तो इसी के लिए वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2020 मनाया गया है अभी हाल ही में। और ये जो वीक मनाया गया वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक, इसका जो आयोजन था वो WHO के द्वारा किया गया था। तो आगामी एग्जाम्स में एक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2020 ये सप्ताह WHO के द्वारा कब से कब तक आयोजित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, 18 से 24 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2020 की थीम क्या रही। तो फ्रेंड्स इसकी जो थीम है वो रखी गई थी यूनाइट टू प्रिजर्व एंटी माइक्रोबियल्स, यूनाइट टू प्रिजर्व एंटी माइक्रोबियल्स। और इसका आयोजन किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1947 को और हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा में। और वर्तमान में WHO के जो हेड हैं उनका नाम है टेड्रोस एडहानम, टेड्रोस एडहानम। तो वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक का जो उद्देश्य है वो यही है कि एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं उसके अत्यधिक सेवन से शरीर पर जो दुष्परिणाम पड़ते हैं उससे लोगों को जागरूक करना, और जहां तक संभव हो ये भी है कि हम जो है प्राकृतिक चिकित्सा की ओर आगे बढ़ें। आगे एक प्रश्न मिलेगा आपको प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के बारे में। अगर आप बता सकते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है तो कमेंट कीजिए, आगे मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक किताब आई है अभी हाल ही में, ए प्रोमिस्ड लैंड। ये किताब किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई है? ए प्रोमिस्ड लैंड। तो दोस्तों ये किताब लिखी गई है ऑप्शन बी, बराक ओबामा जी के द्वारा। और ये जो है आप देख रहे हैं बराक ओबामा, ये जो किताब लिखी गई है ये 2 संस्करणों में पहली होगी। बराक ओबामा 2009 से लेकर 2017 तक अमेरिकी राष्ट्रपति रहे थे और अपने कार्यकाल के बाद उन्होंने ये किताब लिखा है। ये जो किताब है वो 2011 में ओसामा बिन लादेन की हत्या के साथ समाप्त होती है। तो ये किताब भी काफी इंपॉर्टेंट है और इससे भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि लीलावती पुरस्कार 2020 किस संस्था या मंत्रालय की पहल है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो किताब है लीलावती, ये किताब भास्कर नामक एक गणितज्ञ थे जिन्होंने 12वीं सदी में एक किताब लिखी थी और उस किताब को अपनी बेटी के नाम पर नाम दिया था लीलावती। तो यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के लिए AICTE के द्वारा शुरू किया गया है। ये जरूर याद रखना, इसका पूरा नाम भी है AICTE लीलावती पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है इसकी लॉन्चिंग अभी हाल ही में 17 नवंबर को हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने वर्चुअल रूप से इसे लॉन्च किया है। और यह पुरस्कार पहली बार 2010 में दिया गया था। AICTE का फुल फॉर्म बनता है फ्रेंड्स ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। AICTE की स्थापना हुई थी 1945 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अनिल सहस्रबुद्धे और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा पर एक राष्ट्रीय स्तर का निकाय है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अवार्ड है इसकी लॉन्चिंग 17 नवंबर 2020 को शाम 5 बजे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया, क्रिएटिंग बेटर सोसाइटी फॉर वुमेन इन इंडिया। तो ये लोगो है इसका जिसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन कार्ड वीजा का संबंध किस देश से है? गोल्डन कार्ड वीजा। तो फ्रेंड्स UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा गोल्डन कार्ड वीजा लॉन्च किया गया है, जिसकी वैधता यानी कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 10 ईयर होगी। अभी तक क्या होता था
कि यूएई जो था, वो जो विदेशी होते थे उनके लिए रिन्यूअल वीजा ही केवल हर साल रिन्यूअल करना पड़ता था, वही जारी करता था। लेकिन वर्तमान में स्थितियां बदली हैं, तो वहां पर भी अब लंबे समय के लिए वीजा प्रदान किया जा रहा है। तो जो नया वीजा आया है गोल्डन कार्ड वीजा, इसकी वैधता 10 साल होगी और इसे संयुक्त अरब अमीरात ने जारी किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो वीजा होगा वो जो पीएचडी होल्डर होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर या जो ऐसे पेशेवर हैं उन्हीं को दिया जाएगा। तो ये वीजा काफी महत्वपूर्ण है संयुक्त अरब अमीरात के लिए। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये जो कपड़ा मिल है फ्रेंड्स, वो स्थापित होगी महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। और इसका नाम रखा गया है, यानी कि मिल का नाम क्या है? जय भवानी कपड़ा मिल, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर संप्रिया राहुल पाटिल। डॉक्टर संप्रिया राहुल पाटिल अध्यक्ष हैं इस कपड़ा मिल के। और ये जो मिल होगी वो पूरे एशिया की पहली ऐसी मिल होगी, कपड़ा मिल, जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी। अभी कुछ वर्ष पहले आपने देखा था कि दीव पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया था जो कि 100% सोलर एनर्जी पर चल रहा है। ठीक है। और ये जो जय भवानी कपड़ा मिल है, ये महाराष्ट्र के परभणी जिला में है। और परभणी जो है वहां पर कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो सारे पॉइंट फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं। मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तर पूर्वी राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ उत्तर पूर्वी राज्य का पुरस्कार जीता है असम ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह पुरस्कार राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के द्वारा प्रायोजित किए गए थे, दिया गया। और इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार दिया गया ओडिशा को। उत्तर प्रदेश को अंतर्देशीय राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर जो बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक वायरस आया है, हालांकि ये वायरस पुराना है। 2019 में भी इससे 5 से 6 लोग प्रभावित होकर अपने प्राण त्याग चुके हैं। चपारे इसका नाम है। और इसमें क्या होता है कि अगर चपारे से कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसे फीवर हो जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है। नाक, कान और जो अन्य छिद्र होते हैं वहां से ब्लड निकलने लगता है। तो चपारे नामक वायरस से कौन सा देश सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये फ्रेंड्स, ये जो चपारे वायरस है इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है बोलीविया, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है। हालांकि इसका जो इलाज है वो अभी तक खोजा नहीं गया है, लेकिन दवाएं जो अन्य वायरस पर कारगर होती हैं वो भी इस पर कारगर होती हैं। वायरस 2004 में खोजा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर ने दुनिया के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों, ये जो कंप्यूटर है इसे सबसे पहले सीडैक में स्थापित किया गया था। और दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली 500 कंप्यूटर हैं उसमें परम सिद्धि नामक भारतीय कंप्यूटर अपना 63वां स्थान रखता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परम सिद्धि को संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी जो गति है वो 5.267 पेंटाफ्लॉक्स है। ठीक है, 5.267 पेंटाफ्लॉक्स इसकी स्पीड है। देखिए, लक्ष्मी विकास बैंक को अभी होल्ड पर रख दिया गया है। तो यहां पर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी विलास बैंक का किस बैंक में विलय करने का प्रस्ताव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है? सही जवाब फ्रेंड्स इसका बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि डीबीएस बैंक। और डीबीएस बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये सिंगापुर में है। और लक्ष्मी विलास बैंक का विलय इसमें किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। लक्ष्मी विलास बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम है प्रत्यूष गुप्ता। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हेट क्राइम पर आधारित है। हेट क्राइम यानी कि नफरत पर आधारित जो हिंसा होती है, तो नफरत पर अपराध में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो आपको बता दें कि हेट क्राइम में अमेरिका जो है ये पहला स्थान रखता है, ऑप्शन सी। हालांकि आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका जैसा देश ऐसा देश है जहां पर हेट क्राइम सबसे अधिक है। और ये जो डेटा है वो FBI के द्वारा जारी किया गया है। इसमें सामाजिक, धार्मिक, नस्ली या जाति या अन्य कारणों से, यानी कि उस वहां पर क्या होता है कि समाज का कई प्रकार से वितरण दिखाई देता है और लोग एक दूसरे के ऊपर
सिर्फ नस्ल की वजह से हमला करते हैं, और ये जो रेट है इसको हेट क्राइम कहते हैं, और इसको जारी किया गया है FBI के द्वारा। और हेट क्राइम सबसे अधिक कहां पर होता है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे सवाल किया था। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 नवंबर को। ठीक है, 18 नवंबर को। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2020 जो है ये 18 से 24 नवंबर तक मनाया जा रहा है। तो 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 18 नवंबर। और यहाँ पर जो वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल वीक मनाया गया है वो 18 से 24 नवंबर तक मनाया गया है, और इस सप्ताह का आयोजन किया गया था WHO के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल जो 2022 तक स्थगित कर दिया गया कोविड-19 की वजह से, इसका आयोजन 2021 में किस देश में होना था? तो सही जवाब है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी, यानी कि भारत में इसका आयोजन होना था, लेकिन अब यह आयोजन 2022 में होगा। तो अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 तक स्थगित कर दिया गया है, और ये जो मैच होना था फीफा ने इसे स्थगित किया है। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, हेडक्वार्टर इसका है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। अब यहाँ पर जो प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको चारों विकल्पों में विचार करना है और बताना है कि कौन कौन से विकल्प यहाँ पर सही है। विश्व आर्थिक मंच, जिसको आप कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में है, ने 18 नवंबर 2020 को स्मार्ट शहरों के लिए पॉलिसी रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए 22 देशों के 36 शहरों का चयन किया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। भारत से इसमें कितने शहर चुने गए हैं? तो भारत से इसमें 4 शहर शामिल हैं। इन 4 शहरों में कौन कौन से शहर हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट है कि इन स्मार्ट शहरों का विकास G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत हो रहा है। ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि विकल्प डी हमारा सही है कि सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों ये जो 4 शहर हैं भारत के, इनमें बेंगलुरु, हैदराबाद, फरीदाबाद और इंदौर शामिल हैं। इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा एक शहर है या कौन सा शहर इसमें उन चारों शहरों में शामिल नहीं है, जिसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा स्मार्ट शहरों के लिए पॉलिसी रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए चुना गया है। तो ये चारों शहर इंपॉर्टेंट हैं, बेंगलुरु यानी कि बी, हैदराबाद H, F और I। तो आप इसको याद रखना BHFI, ये 4 शहर हैं जिनको जो है इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के बहुत ही अच्छे प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ कि जो प्रश्न हैं वो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो लेक्चर आपने सुना है इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करिएगा। थैंक यू सो मच।